आप अपने लिए भी टाइम निकालिए, आप अपनी हॉबीज़ भी परस्यू कीजिए। इनफैक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है और आपने उसमें कितना टाइम दिया है। तो कभी भी सिर्फ पढ़ाई में मत लगिए, बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए, मूवीज़ भी देखिए, अपने दोस्तों से मिलिए। कोई आपकी जो भी हॉबी है, पेंटिंग, स्विमिंग, रनिंग, हॉर्स राइडिंग या कोई और भी हॉबी, सिंगिंग, डांसिंग, आप प्लीज़ उसको भी परस्यू करते रहिए प्रेपरेशन के दौरान। और अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से रेगुलर बात करते रहिए। जब भी आप स्ट्रेस में हो तो उनसे बात कीजिए, कोई ना कोई सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का निकल ही जाता है। और खुद को मोटिवेटेड रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ये आइडेंटिफाई कीजिए आप सर्विस में जाना क्यों चाहते हैं। अगर आप सर्विस में लोगों की हेल्प करने के लिए जाना चाहते हैं तो वो तो आप ऐसे भी कर ही सकते हो। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप एक नहीं तो दूसरा रास्ता तय कर सकते हो। यूपीएससी एमपीपीएससी में नहीं हुआ तो आरबीआई का एग्जाम दे दीजिए, डिफेंस का एग्जाम दे दीजिए। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो प्राइवेट में चले जाइए। आजकल बहुत सारे एनजीओज में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लाइफ में ऑनलाइन इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि ये ही एंड ऑफ द वर्ल्ड है। आप कहीं पे भी रह के बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बस आपको इंटेंशन अच्छा होना चाहिए लाइफ में। प्रसाद मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ड्यूटी पे हैं। हाँ, मैं अभी ऑफिस में हूँ। दीपक मुझसे पूछ रहे हैं एडवर्स सिचुएशन में कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेरे मेरे साथ लाइफ में एक दो बार एडवर्स सिचुएशन आई हैं, उसमें मेरा भी सभी के जैसे एक्सपीरियंस रहा है। पहले बहुत डर लगता है, पहले बहुत घबराहट होती है, उसके बाद आप सोचते हो कि अच्छा तो हम कर क्या सकते हैं इससे निकलने के लिए। आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो, फिर आपको कुछ ना कुछ आइडिया आता है, फिर आप जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट करते हो और बस आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हो। हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है, बस आपको कामली उसको सोचना चाहिए बस। एडवोकेट वीरेंद्र मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं झूठों केस में फंसाकर। कानून का दुरुपयोग तो हर कोई करता है, लेकिन उस दुरुपयोग के उस पे रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। एज पुलिस हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उन हर केसेस में जिनमें हमें लगता है कि गलत फंसाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता, कानून में चेक्स एंड बैलेंस होते हैं। अगर कोई झूठा केस करता है तो उस केस में फाइनल रिपोर्ट भेजी जाती है। तो सिर्फ किसी के बोलने पे किसी पे झूठा आरोप नहीं लगाया जाता। जब तक पुरावे नहीं होते तब तक किसी पे चार्जशीट नहीं जाती है। तो अगर कोई भी लॉ को मिसयूज़ कर सकता है, ऐसा बिल्कुल होता भी है। तो पर अगर ऐसा होता है तो उस केस में हम फाइनल रिपोर्ट भेजते हैं और चार्जशीट नहीं करते हैं। विकास मुझसे पूछ रहे हैं कि आप घर पे पढ़ सकते हैं क्या और आपको कोई क्लास की ज़रूरत है। बिल्कुल आप घर पे पढ़ सकते हैं। घर पे मैंने भी घर पे ही बैठ के पढ़ाई की है। मैंने कोई कोचिंग वगैरह दिल्ली में ज्वाइन नहीं की थी, मैंने भोपाल में घर में ही बैठ के पढ़ाई की थी। बस उसमें ऐसा रहता है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है और थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़नी पड़ती है क्योंकि खुद ही आप नोट्स बना रहे हो, आपको कोई वो नहीं। और उसमें लेकिन आपको कोई भी डाउट्स आए तो प्लीज़ आप यूट्यूब और ऑनलाइन सोर्सेज का फुल यूज़ कीजिए, मैंने वो किया है। टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, चाहे आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आशिक मुझसे पूछ रहे हैं कि आप घंटे कितने वर्क करती हैं ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज तो मैं मिनिमम 8 से 10 घंटे काम करती हूँ। कई बार और भी ज़्यादा हो जाता है डिपेंडिंग ऑन, कई बार 12 घंटे भी हो जाता है, कई बार कम भी हो जाता है, 7 घंटे भी हो जाता है। हर दिन का अलग अलग होता है। कुछ फिक्स्ड नहीं रहता है। कितने साल मैंने यूपीएससी की तैयारी की, अरबाज मुझसे पूछ रहे हैं। अरबाज मैंने अपने थर्ड ईयर में तैयारी शुरू की थी। फाइनल ईयर के बाद मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2016 में। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर 2017 में मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था। तो लगभग 2.5 साल मैंने तैयारी की। अमोल मुझसे पूछ रहे हैं कि आईपीएस के लिए कितने परसेंटेज चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम में। आईपीएस के लिए आपको परसेंटेज नहीं चाहिए होते। बेसिकली यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको रैंक चाहिए होती है। आईपीएस के लिए यूजुअली 110 से लेकर 2000 200 250 तक, 110 से 250 तक की आपको रैंक चाहिए होती है। तो आपको आईपीएस मिलने की चांस ज़्यादा होती है। और आपने सर्विस ऊपर भरी होनी चाहिए। और क्या क्वेश्चन है।
सादिक मुझसे पूछ रहे हैं कि गुंडागर्दी वालों को कैसे सबक सिखाते हैं। गुंडागर्दी वालों को वैसे ही सबक सिखाते हैं, कानून के तहत उन पे कार्रवाई करते हैं, उन पे केस रजिस्टर करते हैं। अगर वो बार बार रिपीटेड ऑफेंडर होते हैं तो उनको तड़ीपार करते हैं, उनका तड़ीपार का प्रपोजल भेजते हैं। अगर उन्हें बहुत सीरियस क्राइम किया है तो उन पे मकोका लगाते हैं। जो भी लीगल हमारे पास टूल्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं और उन पे कार्रवाई करते हैं। अगर कोई भी गलत काम करता है तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लीगली जो भी एक्शन होता है वो हम करते हैं। प्रतीक मुझसे आईआईटी के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, आईआईटी से इंजीनियरिंग करना अच्छी बात है। अगर आपको इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में तो आपको आईआईटी से इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। बट मैंने तो एनआईटी से इंजीनियरिंग की थी और मेरे हिसाब से आप कहीं से भी इंजीनियरिंग करके अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, बस आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर है तो आप बिल्कुल आईआईटी के लिए ट्राई कीजिए। दया मुझसे पूछ रहे हैं कि आईपीएस में और क्या पढ़ाई के टाइम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं जो मदद करती हैं। आप फिज़िकली फिट रहते हैं तो आपको ट्रेनिंग में हेल्प होती है। तो आप पढ़ाई के टाइम अगर थोड़ी रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, बेसिक अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं तो वो आपको हेल्प करेगा ट्रेनिंग के टाइम पे। हर्षल मुझसे पूछ रहे हैं इंजीनियरिंग के बाद एग्ज़ाम थोड़ा इजी होता है कि नहीं। इंजीनियरिंग से मेरे हिसाब से मेरे को जो फ़ायदा मिला था कि मेरा दिमाग थोड़ा खुल गया था। मेरा वाइडर पर्सपेक्टिव था चीज़ों के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जैसे हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू देखते हैं हर चीज़ का, वैसे ही मैंने सब्जेक्ट्स में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू सब सब देखा था सिचुएशन का। उस वो ग्रास्प मुझे बेटर मिली थी। हैविंग सेड दैट, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, यूपीएससी में बैलेंस हो जाता है क्योंकि यूपीएससी में हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पूछते ही है। तो इट डजेंट मैटर कि आपने इंजीनियरिंग की है नहीं की है, लॉ किया है नहीं किया है। प्रतीक राणे मुझसे पूछ रहे हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कैसे करें। इसका मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया पे आंसर्स आते हैं, डेली आंसर्स आते हैं 5-6। वो आपको एक आर्टिकल देते हैं न्यूज़ का, उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही तरीका है, आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो एक आर्टिकल पूछ रहे, सपोज जैसे अभी भारत इंडिया चाइना का सिचुएशन ऐसा चल रहा है तो आप खुद को ही एक क्वेश्चन दे सकते हो कि इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन्स हैं, एलएसी का डिस्प्यूट है वो कब से चल रहा है, उसका क्या सोल्यूशन है, आपका इसके बारे में क्या सोचना है। ऐसे आप आंसर्स खुद को क्वेश्चंस दो, खुद को आंसर दो और टाइम्ड तरीके में उस आंसर को लिखने की कोशिश करो। मतलब जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिला है कि सपोज आपको मिला है कि आप इंडिया के डिफेंस स्ट्रैटेजी के बारे में क्या सोचते हो, तो आप अपने ओपिनियन लो, उसमें आप एक इंट्रोडक्शन लिखो कि मेरा ये सोचना है। फिर अगर आपने कोई पॉलिसी पढ़ी है तो उस पॉलिसी के पॉइंट्स लिखो। फिर उसके बाद आपका कंक्लूजन क्या है, आपको किस टाइप की डिफेंस पॉलिसी चाहिए, आपको ज़्यादा लोकल आर&डी चाहिए कि आपको ज़्यादा फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप बिलीव करते हो, आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हो कि मैन पावर ट्रेनिंग में बिलीव करते हो। आपका जो भी ओपिनियन है वो आपके आंसर में आना चाहिए, इंडिविजुअलिटी दिखनी चाहिए। तो ये आप जब टाइम्ड तरीके में प्रिपेयर करोगे तो इससे आपका आंसर अच्छा होगा। बेसिकली आपका आंसर सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, हर किसी को आपका आंसर समझ में आना चाहिए और आपकी इंडिविजुअलिटी दिखनी चाहिए, आपकी जो सोच है आंसर के पीछे वो दिखनी चाहिए। शैलेश मुझसे मेरी रैंक पूछ रहे हैं। मेरी यूपीएससी 2017 में 168 ऑल इंडिया रैंक आई थी। वैभव ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल हेल्पफुल होती हैं, आप उन्हें बिल्कुल कर सकते हैं। उनसे रूटीन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वीडियोस भी मिलती हैं और काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं ऑनलाइन, क्योंकि जो बेस्ट टीचर्स होते हैं वो आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं और आप घर पे बैठ के उनको एक्सेस करते हो। आना जाने का टाइम, शिफ्टिंग का टाइम, घर सेट करने का टाइम सब बच जाता है, तो ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अच्छे हैं। मितेश भोरे मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रीलिम्स में क्या सक्सेस का था, एक बार 120 आए, 122, एक बार 140 आए। प्रीलिम्स का मेरा सक्सेस मंत्र यही था कि मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे। ऑलमोस्ट हर प्रीलिम्स के पहले मैंने 50 से 60 टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे और जो जो चीज़ों में मैं गलत करती थी वो चीज़ों का मैं अलग से नोट्स बना लेती थी टेस्ट सीरीज़ के। तो वो एक बार जो गलती हुई वो मैंने कभी नहीं की। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा करोगे। और प्रीलिम्स में मैंने ये भी देखा था कि आप जितनी ज़्यादा रिस्क लेने की आप में आदत होती है उतना अच्छा होता है। जैसे
मैंने लिटरली 100 क्वेश्चंस में से 97 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मुझे 70 से 75 अच्छे से आते थे, बाकी मैंने गेस किया था। तो आई थिंक मेरी सक्सेस प्रैक्टिस से हुई थी, मतलब जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना अच्छा है, वो था। और करंट अफेयर्स भी मैंने बहुत ध्यान दिया था, आई थिंक करंट अफेयर्स का भी बहुत रोल था मेरी सक्सेस के लिए। संदेश मुझसे कोल्हापुर का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। मेरा कोल्हापुर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। कोल्हापुर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। मैं कोल्हापुर में प्रोबेशनर थी, मैंने बहुत सारे रेड्स किए, मुझे लोग आके इन्फॉर्मेशन देते थे कि यहाँ ये गलत काम चल रहा है मैडम, इसको बंद कीजिए, उसको बंद कीजिए। एंड मैंने बहुत सीखा है कोल्हापुर में। मैंने कोल्हापुर में हर टाइप का इन्वेस्टिगेशन किया है, और वहाँ के लोग मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगते हैं, और बहुत ही अच्छा शहर है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सूरज, अभी मेरी पोस्टिंग दौंड में है, पुणे रूरल। नीलेश, इंटरव्यू में आप कोई सी भी भाषा में दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और लोकल भी, आपके पास चॉइस होती है। शुभम मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे को 3 स्टार्स ही क्यों हैं। अभी मैं एएसपी हूँ, जब मेरा अगले साल प्रमोशन हो जाएगा तो मुझे स्तंभ मिलेगा, उसके बाद फिर से प्रमोशन होगा तो स्तंभ और स्टार मिलेगा। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है वैसे वैसे आपके लेबल चेंज होते जाते हैं। ऋषिकेश मुझसे पूछ रहे हैं इंटरव्यू के लिए कौन से विषय पे फोकस करना चाहिए। इंटरव्यू के लिए आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, करंट अफेयर्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। उसके अलावा जो आपका बैकग्राउंड है, आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई की है, आप कौन सी सिटी से आते हैं, आप कौन से उससे आते हैं, आपने अपनी जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आप मेंस के बाद भरते हो, जिसे डैफ कहते हैं, उसमें आप जो अपनी चीज़ें लिखते हो, हॉबीज़ और आपके बारे में जो जो चीज़ें आपने उसमें लिखी होती हैं उसकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। स्टेट के बारे में, जिस स्टेट से आप हैं उसके अच्छे से तैयारी कीजिए, और बेसिकली करंट अफेयर्स की आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका हर करंट अफेयर पे कोई ना कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यू में। प्रतीक मुझसे पूछ रहे हैं दौंड शहर में कोई नई योजना आएगी क्या कोविड के लिए। प्रतीक, अभी हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हमने शुरू किए हैं, तो अब पूरा दौंड बंद करने की बजाय हम फोकस करें कि जहाँ पे केसेस आए हैं उधर छोटा कंटेनमेंट जोन बनाए, ताकि बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम कोरोना का स्प्रेड लिमिटेड हो जाए। भी हमारा उस पर फोकस है। अमित मुझसे पूछ रहे हैं कि आप पत्रकारों को कैसे फेस करती हैं। जैसे मैं नॉर्मल लोगों को फेस करती हूँ, पत्रकार भी नॉर्मल लोग होते हैं, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। और जब उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और मेरा काम होता है इन्फॉर्मेशन देना, तो मैं उनको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देती हूँ, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम है अपना काम करना, तो बिल्कुल वैसे ही फेस करती हूँ। प्रशांत मुझसे कह रहे हैं पर्सनैलिटी क्या मायने रखती है। पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है इंटरव्यू में। वो इंटरव्यू का नाम ही पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो वो आपकी पर्सनालिटी देखना चाहते हैं। वो उनको ये मतलब नहीं होता कि आपने कितने सही जवाब दिए, उनको ये मतलब होता है कि अगर आपने गलत जवाब दिया तो आप उसके बाद घबराए नहीं, आपने वो एक कॉन्फिडेंस रखा, आपने कितने कामली फेस किया, और आप कितनी डेप्थ में चीज़ों को समझ रहे हैं। आप ऊपरी ऊपरी ज्ञान लेके बैठे हुए हैं कि आपने सारे इश्यूज़ को अंदर से इंटरनलाइज किया है, समझा है कि क्या था क्या नहीं था, उस बेसिस पे आपका वो टेस्ट करते हैं पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए आपको एक अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। अच्छी पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि आप हर चीज़ को डेप्थ में समझिए, आप सारे इश्यूज़ को डेप्थ में समझिए, आप एनालाइज कीजिए, आप और ये एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर हार्ट शुड बी इन द राइट प्लेस। आपके दिल में अच्छी चीज़ होनी चाहिए जब भी आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपका पर्पस अच्छा होना चाहिए। जब आप अच्छे होगे तो आपके साथ अच्छा होगा, मेरा ऐसा मानना है। नितेश मुझसे सीसैट की स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं। नितेश, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी तो मुझे सीसैट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, बट बेसिकली सीसैट में आपको पैसेजेस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जो मेंटल एबिलिटी होता है जो एनटीएससी और बाकी एग्जाम्स में भी आता है, कैट वैट में भी, वो मेंटल एबिलिटी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। वो 10th के मैथ्स का बेसिक 10th तक का मैथ्स अगर आपकी अच्छा है तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। और सीसैट में आपको बस क्वालिफाई करना होता है, तो आप पेपर्स दीजिए
और जिस भी पार्ट में आप सी सेट के वीक हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप इंग्लिश के पैसेजेस में वीक हैं तो आप इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बेसिकली अगर आप ये कर लेंगे तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। सी सेट काफ़ी सिंपल होता है। महेश मुझसे पूछ रहे हैं मैं कहाँ से हूँ। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। महेश मुझसे पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट होती है, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, सभी टाइप की फिटनेस इंपॉर्टेंट होती है। हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, हेल्दी माइंड होना चाहिए, आपको एक्टिव होना चाहिए। बेसिकली आप कोई भी सर्विस में हो, आपका फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होगा, आपको बार बार लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, इश्यूज डील करने पड़ेंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फिट हो और हेल्दी रहो। बेसिकली हेल्दी होना सबके लिए ज़रूरी है। टाइम से खाइए, टाइम से सोइए, ज़्यादा फैटी ऑयली चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन्स और मिनरल्स वाला खाना खाइए। ये तो वैसे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं। केदार मुझसे पूछ रहे हैं कि किसने मुझे इंस्पायर किया था। केदार मुझे किरण बेदी मैम ने और मेरे पापा ने, दोनों ने इंस्पायर किया था। दोनों ही आईपीएस ऑफिसर्स हैं। अब बचपन से ही मैं काफ़ी उनको देखकर इंस्पायर्ड रहती थी और उनके जैसे बनने की कल्पना करती थी। अनिकेत, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू में, बिल्कुल, क्योंकि वो गेज करते हैं कि कैसा आपका इंटरव्यू जा रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे। तो बॉडी लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फॉरेन सर्विसेज के लिए आपको रोहित 120 तक की अंडर ही रैंक चाहिए। 120 से 25 आजकल का फॉरेन सर्विसेज में बहुत जल्दी बंद हो जाता है। तो आई थिंक हम मेरे टाइम पे लास्ट 160th रैंक वाले थी जूही, उसको फॉरेन सर्विसेज मिल गया था। बट आई थिंक आजकल काफ़ी जल्दी फॉरेन सर्विसेज बंद हो जाता है। अमित स्पोर्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। स्पोर्ट्स अच्छा रहता है। हमको एनपीए में सभी टाइप के स्पोर्ट्स सिखाए जाते थे, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेनिस, सब सिखाया जाता था। आई थिंक स्पोर्ट्स बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। तो जो भी स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, आपको उसके लिए ज़रूर 1 घंटा मिनिमम निकालना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। माही, ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे लिए जो बेस्ट है वो आपके लिए नहीं होगा। तो इसीलिए बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शनल के पेपर्स देखिए और आप ऑप्शनल का सिलेबस देखिए। जो आपको सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है और जिसमें आपको लग रहा है कि मैं बाकी लोगों से अच्छा कर पाऊँगा, आप वो ऑप्शनल चूज़ कीजिए। यूजुअली लोग अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी ऑप्शनल की तरह लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको उसमें एज है बाकी लोगों के कंपैरिजन में।